नेक्स्ट है आपका डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या शो करता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट, कि जितनी भी डिमांड मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिससे कि उसकी डिमांड डिटरमाइन होती है, उसके उनके और उसकी डिमांड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये डिटर्मिनेंट जैसे कि प्राइस, सपोज प्राइस है, प्राइस उसका कम है ज़्यादा है, कम प्राइस है तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा पर्टिकुलर कमोडिटी की, और अगर उसकी इनकम कम होगी तो वो डिमांड कम करेगा। फैशन में है या नहीं है, अगर फैशन में है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर फैशन में नहीं है तो उसकी डिमांड कम होगी। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिमांड को, पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। सो अगर हम इसके भी दो टाइप हो गए बेटा, डिमांड फंक्शन के, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मार्केट डिमांड फंक्शन में ही इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक और चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। क्लियर? तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन D इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ px। व्हाट इज px? px इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। px क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। pr है आप हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या है, अभी आप इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। px प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। y रिप्रेजेंट्स इनकम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y इनकम, कंज्यूमर की इनकम। t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्या है? t टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और e रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, ई रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। सो फर्स्ट है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर थिंग बीइंग इक्वल, सब चीज़ों को बराबर मान के, कुछ उसमें चेंजेस ना लाए, प्राइस ऑफ कमोडिटी जब बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इट मीन्स प्राइस और कमोडिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ये जो हमने इनकम, हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, हमने एक्सपेक्टेशन, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब जितने भी चीज़ें मान ली हैं, इन सबको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट। इनको कांस्टेंट अगर मानते हैं, सिर्फ प्राइस अगर बदलता है, क्या बदलता है? सिर्फ अगर प्राइस बदलता है तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप। इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जानने से पहले हम जानते हैं दो टाइप के हमारे रिलेटेड गुड होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड वो होते हैं बेटा कि जो हम एक के प्लेस पर दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज टी और कॉफ़ी है, हम एक दूसरे के प्लेस पर कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। टी की जगह हम कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह हम टी ले सकते हैं। सो दीज आर सब्सटीट्यूट गुड जो हम एक दूसरे के प्लेस पर इस्तेमाल करते हैं। सपोज टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम डिमांड किसकी इंक्रीज, टी की डिमांड को कम कर देंगे, तो हम डिमांड किसकी इंक्रीज करेंगे? कॉफ़ी की। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाए। सपोज एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सपोज टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और सपोज टी का प्राइस डिक्रीज हो गया तो कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ये हो गया सब्सटीट्यूट गुड। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाएगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी का प्राइस कम होगा तो कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसको प्रेफर कर रहे हैं? हम जो हमारे लिए चीप एंड बेस्ट वाली थिंग है उसको प्रेफर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, एक के स्थान पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कार और पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के तो कार नहीं चलेगी,
क्लियर। और जैसे पेन और इंक है, बिना इंक के पेन भी नहीं चलेगा। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक हम ले रहे हैं तो दूसरा हमें लेना ही पड़ेगा। क्लियर। तो इनमें क्या होता है, इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, इनका रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अगर एक का प्राइस कम हो जाता है तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सपोज पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो दूसरे की डिमांड तभी कंप्लीट करते हैं जब हम दोनों साथ में लेते हैं। क्लियर। जब प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का इंक्रीज होता है तो डिमांड जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ऐसा है, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, दूसरे गुड की फॉल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम क्या डिटरमाइन करती है, डिमांड ये कैसे डिटरमाइन करती है डिमांड को। अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो क्या हम ज़्यादा सामान डिमांड कर सकते हैं, अब ज़्यादा सामान खरीद सकते हैं, नहीं। क्लियर। तो क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड हमारी कम हो जाएगी जब हमारी इनकम कम होगी, और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे इन कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती जाती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि नॉर्मल गुड है और इन्फीरियर गुड है। दो टाइप के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, जिससे कि हमारी इनकम का इफेक्ट पड़ता है। अब नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं बेटा जो हमारे लाइफ के लिए असेंशियल होते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के, जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इन्फीरियर गुड ये नॉर्मल गुड से थोड़ी बेकार क्वालिटी के होते हैं। सपोज नॉर्मल गुड हमने मान लिया वीट और इन्फीरियर गुड मान लिया बाजरा। क्लियर। हमने मान लिया इन्फीरियर गुड बाजरा और नॉर्मल गुड मान लिया वीट। तो सपोज हमारी अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम वीट खाएंगे या बाजरा खाएंगे, हम वीट फ्लोर यूज़ करेंगे। और अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो हम जो चीप गुड है, जो हमारा बाजरा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। सो इन्फीरियर गुड ये इसकी डिमांड कब इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम कम होती है। सपोज हमारी इनकम कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स यूज़ करेंगे जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी इंक्रीज होती है। क्लियर। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और जब हमारी इनकम कम होगी तो हम किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल राइस है, राइस के दो प्राइसेस हैं। एक राइस ऐसा है जिसकी कॉस्ट क्या है 80 पर केजी, और एक राइस ऐसा है जिसकी कॉस्ट है 40 पर केजी। क्लियर। तो जब हमारी इनकम कम होगी तो हम कौन सी क्वालिटी यूज़ करेंगे, 40 पर केजी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब हमारी इनकम कम होगी 40 पर केजी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इन्फीरियर हो गया। और 80 पर केजी की डिमांड कब करेंगे हम, जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी। तो 80 पर केजी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से नॉर्मल हो गया। क्लियर। इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव होगा। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड ज़्यादा होती है। नॉर्मल गुड में क्या है, इन्फीरियर इनकम कम होगी तो नॉर्मल इनकम ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है कि जब हमारे क्या टेस्ट और क्या प्रेफरेंस है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है तो वो क्या है, वो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। जो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस है वो एडवर्टीजमेंट से, जैसे कि कैसे हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, या फिर फैशन से, वो हमें लगता है कि हाँ ये फैशन में चल रही है तो हमें अच्छी लग जाती है। क्लाइमेट से, ठीक है, न्यू इन्वेंशन से, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो जो हमारी टेस्ट प्रेफरेंसेस की चीज़ें होती हैं वो उसकी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, और जो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की नहीं है उसकी डिमांड हम कम करें। एक्सपेक्टेशन इट मीन्स कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है। अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूचर में ये बहुत महंगा मिलेगा, तो हम प्रेजेंट में क्या करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज़ महंगी होने वाली है। और अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में वो पर्टिकुलर कमोडिटी सस्ती हो जाएगी तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, प्रेजेंट में कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के ये हमें चीप कॉस्ट पे मिल जाएगी।
सपोज एक क्या कहते हैं, सपोज गोल्ड है, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में महंगा होने वाला है तो उसकी डिमांड हम अभी से ज़्यादा करते हैं। और एक आपका देखते हैं कि जैसे विंटर का स्टॉक बच जाता है, तो विंटर के स्टॉक को कोई कोई क्या करता है कि समर्स में उसको कम प्राइसेस पे निकाल देता है। तो सबको पता है कि जो विंटर का स्टॉक बच जाता है वो समर्स में निकलेगा, समर्स में कम प्राइसेस पर मिलेगा, तो कोई कोई क्या करता है कि समर्स में उसको खरीदता है। उसको पता है कि इसका प्राइस कम हो जाएगा, तो विंटर में उसकी डिमांड ना करके वो समर में उसकी डिमांड करता है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में बाकी तो वही रहेंगे। मार्केट डिमांड में देखिए कि MKT डिमांड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ F ऑफ PX। व्हाट इज PX? प्राइस ऑफ कमोडिटी। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। Y इनकम। T टेस्ट एंड प्रेफरेंस। E कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। N व्हाट इज N? N मतलब होता है पॉपुलेशन और नंबर ऑफ बायर्स। अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर आपके नंबर ऑफ बायर्स कम है तो डिमांड कम होगी। क्लियर? YD क्या है हमारा? YD है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मार्केट डिमांड किससे और इन्फ्लुएंस होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड ज़्यादा होगी। क्लियर? लेकिन अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डिमांड कैसी होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि मोर इनकम क्या होगी? देखो इससे क्या होगा कि मोर इनकम रिच के पास होगी। लार्ज सेक्शन लेकिन कौन सा है सोसाइटी का? पुअर है। ज़्यादा इनकम रिच के पास है लेकिन लोग ज़्यादा क्या रह जाएंगे? पुअर रह जाएंगे। तो डिमांड क्या होगी तब? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगी? इनकम, वो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सबको बराबर बराबर दे दिया तो उससे क्या होगा? हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले ही पढ़ा है। व्हाट इज दिस? कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, जो हमने ये डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, ये हमारे क्या है? अदर फैक्टर्स। एंड इसमें जो एक फैक्टर है प्राइस, अगर हम प्राइस को निकाल करके बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, हमारी इनकम ना बदले, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ना बदले, हमारे एक्सपेक्टेशन ना बदले और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ना बदले, सबको कांस्टेंट मान ले, सिर्फ क्या चेंज हो? प्राइस। तो अगर सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसमें क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन ऑन प्राइस। कि अदर थिंग को कांस्टेंट मानकर, अदर डिटर्मिनेंट को कांस्टेंट मानकर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो। कब? जब प्राइस डिक्रीज हो जाए। और उसका अपोजिट, इट मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें एक स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इसके बिना, इस स्टेटमेंट के बिना ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो ये जब अगर हमारा आता है लॉ ऑफ डिमांड, तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट और अदर थिंग बीइंग इक्वल, ये लिखे बिना हमारा लॉ ऑफ डिमांड इनकम्प्लीट होगा, इनकरेक्ट होगा। इट मीन्स हम इस टेबल में देखते हैं when price increases, when price decrease, income, quantity demanded, when price decrease, quantity demanded increase। प्राइस कम हो रहा है 10 से 9, 9 से 8, और इधर हमारी क्वांटिटी पहले 100 थी, जैसे प्राइस इंक्रीज हुआ 150 हो गई और प्राइस डिक्रीज हुआ 200 हो गई। सो दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। This is the, what is this? This is law of demand. This is the curve. When price falls, quantity demanded increase. When price falls from P to P1, quantity demanded increases from Q to Q1. Assumptions क्या है? Assumptions वही है कि taste and preference constant रहेंगे. There is no change in the income of the consumer. Consumer की इनकम नहीं बदलेगी. Price of related good do not change. Price of related good नहीं बदलेंगे और consumer की expectation भी नहीं बदलेगी। वाई मोर ऑफ गुड इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल्स। अब प्राइस जब फॉल होता है तो हम ज़्यादा गुड्स क्यों खरीदते हैं, या फिर डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? इसके कुछ कारण हैं, कुछ वो हैं फैक्टर्स हैं।
सपोज फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम जानते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं कमोडिटी का, तो सेटिस्फेक्शन हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है। सिर्फ यही कारण है कि जैसे जैसे हम एक यूनिट ज़्यादा परचेज करेंगे तो विलिंगनेस जो पे है वो हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। इट मीन्स हम क्या चाहेंगे कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी के लिए हमें कम प्राइस पे करना पड़े। क्लियर। इनकम इफेक्ट, जब इनकम इफेक्ट रेफर्स टू क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और रियल इनकम, इनके बीच का जो वो है, प्राइस जब कम होती है हमारे, अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है तो जो हमारी रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स पहले हम उस प्राइस, सपोज पहले हमें एक कॉमोडिटी को खर्च करने के लिए पर्टिकुलर कुछ प्राइस पे करना पड़ता था, अब वो प्राइस कम हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, वो कम प्राइस में क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम पहले 10 रुपये पे कर रहे थे एक चीज़ के लिए, अब 10 से 5 प्राइस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, पहले हम कम क्वांटिटी के लिए 10 रुपये पे कर रहे थे, अब हम ज़्यादा क्वांटिटी के लिए कर सकते हैं। क्लियर। सो इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कि इट रेफर्स टू सब्सटीट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को कैसे सब्सटीट्यूट करें, कब सब्सटीट्यूट करेंगे, जब वो दूसरी जो वस्तु है वो उसके मुताबिक चीपर हो जाएगी, जो सस्ती होगी हम वो खरीदेंगे। क्लियर। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, की कंज्यूमर ग्रुप का साइज अगर ज़्यादा है तो मोर बायर्स कैन अफोर्ड इट, अगर प्राइस कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अफोर्ड कर सकेंगे, इसलिए हमारी डिमांड जो होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। और अलग अलग यूजेस, अगर एक गुड के अलग अलग यूजेस है, जैसे मिल्क है, मिल्क से हम दही बना सकते हैं, चीज़, बटर, तो इससे भी क्या होता है, डिफरेंट यूजेस के अकॉर्डिंग भी हमारी जो डिमांड है वो एक्सपेंड करती है, कम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर। एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। एक्सेप्शंस इट मीन्स कि कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इट मीन्स कि जैसे कि आपका कुछ अलग सा यूनिक सा आइटम, जैसे जो रिच लोग रखते हैं ना, यूनिक सा आइटम, जैसे एक बहुत अच्छी सुंदर सी पेंटिंग, एक एंटीक पीस रख लिया जो कि बहुत महंगा है, तो अगर जितना ज़्यादा महंगा होता है, लोग जो रिच लोग हैं वो उतना ही ज़्यादा उसको खरीदते हैं। सो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या होगा, इसमें हमारा कोई वो नहीं होगा। जैसे डायमंड है, डायमंड लोग तभी खरीदेंगे जब वो महंगा होगा, डायमंड से महंगा आपका प्लेटिनम आता है तो डायमंड को छोड़ के लोग प्लेटिनम खरीदेंगे अपनी सोसाइटी में इमेज शो करने के लिए, अपनी रिचनेस शो करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो रिच लोग हैं यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर। प्राइस जब इंक्रीज होता है तभी वो उन एंटीक पीस को या उन महंगी चीज़ों को खरीदते हैं। गिफन गुड्स ये हाईली इंफीरियर गुड्स हैं जो कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे सपोज कि हमारे यहाँ पर जैसे जैसे इनकम प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी उसकी उतनी ज़्यादा फॉल हो जाएगी। इट मीन्स कि बहुत जो बेकार क्वालिटी के गुड्स हैं, अगर हम उनका प्राइस कम होता जा रहा है तो उनकी डिमांड उतनी ही कम होती जाएगी। इरेशनल जजमेंट कि जब क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। जब हम क्वालिटी को प्राइस से जज करते हैं तो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। अगर हमें अच्छी देखते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए हाई प्राइस भी पे कर देते हैं। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन डिमांड फेल्स। इन कंडीशंस में डिमांड कर्व क्या है, अपवर्ड शो करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Rest part of the chapter we will discuss in next lecture.